राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, बीए पार्ट सेकंड में हिंदी साहित्य विषय में जो सेकंड पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसके अंतर्गत आजकल हम अनुवाद विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों, पिछली कक्षा में भी हमने आपको बताया था जो अनुवाद की जो आवश्यकता है, जो उसकी अनिवार्यता है और जो उसकी महत्ता है, यानी कि उसकी आवश्यकता हमें किन किन क्षेत्रों में पड़ती है, ये पिछली कक्षा में हमने आपसे बातचीत करने का प्रयास किया था, इस पर प्रकाश डालने का हमने प्रयास किया था। छात्रों, हमने आपको बताया था कि मौखिक क्षेत्र में अनुवाद की बहुत आवश्यकता रहती है। इसी तरह से जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें भी अनुवाद की आवश्यकता है, और शिक्षा के अलावा विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की जो क्षेत्र है, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, उसमें भी अनुवाद की आवश्यकता रही है। इसी तरह से छात्रों, विधि और न्याय के क्षेत्र में भी अनुवाद आवश्यक है। हमने आपको बताया था कि जो इसमें जो न्यायालय में जो अनुवाद होता है, वो मध्यकाल में अगर हम देखें तो भारतवर्ष में जो न्यायालय की भाषा रही वो कौन सी थी? फारसी होती थी। और आजकल क्या हो रहा है कि जैसे प्रादेशिक जो निचली अदालतों के जो निर्णय है वो प्रादेशिक भाषाओं में होते हैं, और मुकदमे के कागज प्रादेशिक भाषाओं में होते हैं, पैरवी भी प्रादेशिक भाषाओं में होती है। ऐसी स्थिति में प्रादेशिक भाषाओं में संपन्न निर्णयों को अनुवाद के माध्यम से उच्च न्यायालयों में प्रस्तुत किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये देखेंगे कि जो विधि और न्याय का क्षेत्र है, इसमें भी अनुवाद की आवश्यकता रही है। इसी तरह से संचार माध्यमों की छात्र हमने बात की थी कि जो जनसंचार के जो माध्यम है, चाहे मुद्रित माध्यम हो, अखबार आदि, और चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इनमें भी अनुवाद बहुत आवश्यक रहा है। अनुवाद की आवश्यकता रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जो विश्वग्राम की परिकल्पना की बात करते हैं वो संभव नहीं होता। विश्वग्राम की जो परिकल्पना है उसके साकार होने में अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। छात्रों, हम आपको ये बताएं कि अगर दुनिया के किसी भी देश में कोई घटना घटती है, वो तुरंत प्रभाव से हम तक पहुंच जाती है। यानी कि हम वहां की भाषा नहीं जानते, वहां की संस्कृति नहीं जानते, लेकिन वहां की भाषा हम नहीं जानते, फिर भी वहां का जो समाचार है वो तुरंत प्रभाव से हम तक पहुंच जाता है। रही संस्कृति की बात, संस्कृति के विषय में तो हम पढ़ भी लेते हैं, आचार विचार के बारे में हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो भी तब संभव हो पाता है जब वहां की भाषा में लिखा गया साहित्य, संस्कृति से संबंधित वहां की भाषा में लिखा जाना और उसका हमारी भाषाओं में अनुवाद होना, तभी संभव हो पाता है। इसी तरह से जो जनसंचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, वो वहां के जो समाचार है उनका अनुवाद करके तुरंत प्रभाव से हम तक संप्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं। तो जो ये अनुवाद है वो इस क्षेत्र में भी बहुत आवश्यक रहा है। यानी कि हम वहां की भाषा नहीं जानते, लेकिन वहां की घटना के बारे में तुरंत प्रभाव से हम तक सूचना पहुंच जाती है। तो वो पहुंचती है कि उस भाषा में जो समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं, जो सूचनाएं प्रसारित की जा रही है, वो हमारी भाषा में अनुदित होकर के आ रही है, अनुवाद के माध्यम से हमारी भाषा में भी प्रसारित हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्रोत भाषा है, स्रोत भाषा किसको कहेंगे? मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि जैसे किसी देश की कोई घटना है और वहां उस घटना की सूचना उनकी भाषा में दी जा रही है,
तो वो तो कहलाएगी आपकी स्रोत भाषा। और वो सूचना जब अनुदित होकर के हमारी भाषा में प्रसारित होती है, हम तक पहुंचती है, वो हमारी भाषा कहलाएगी लक्ष्य भाषा। यानी कि उस भाषा में जो सूचनाएं लोगों तक पहुंच रही है, वो सूचनाएं हम तक हमारी भाषा में पहुंचती है। और इसमें क्या कौन काम करता है? अनुवाद। जो अनुवादक होते हैं, जो द्विभाषी होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो इसलिए अनुवाद की आवश्यकता संचार माध्यमों में भी रही है। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इसमें भी अनुवाद की आवश्यकता रही है। हमारी राजनीतिक गतिविधियों, हमारी नीतियों, इनके बारे में दूसरे देशों को जब जानकारी दी जाती है, तो वहाँ के जो अनुवादक होते हैं वो उनकी भाषा में देते हैं। इसी तरह से जो दूसरे देशों की जो नीतियाँ रही या जो नीति होती है, जो विचार होते हैं, वो हम तक पहुँचाने में अनुवाद की आवश्यकता रही है। अनुवाद के माध्यम से ही जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें, जैसे वहाँ का दूसरे देश की कोई नीति है, विदेश नीति है, वो उनकी भाषा में, लेकिन हम तक पहुंचेगी हमारी भाषा में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता रही है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे देश की बात करें तो यहाँ शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता रही है। इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी सैलानी हमारे देश में आते हैं और वो हमारे देश की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। वो उनके माध्यम से हमारे देश की जानकारी उनके देश तक पहुंचती है। लेकिन वो हमारे देश की जानकारी कैसे हासिल करते हैं? वो अनुवाद के माध्यम से हासिल करते हैं। जैसे मैं बताऊं, आपके डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ ने अपनी जो पुस्तक है प्रयोजनमूलक हिंदी, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद का काफी महत्व है। किसी देश की यात्रा करते समय उस देश की भाषा जानने में समय लगता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं या कोई विदेशी हमारे देश में आता है, तो हमारे देश की भाषा जानने में समय लगेगा, सीखने में, हमारे देश की भाषा को सीखने में समय लगेगा। हम दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ की भाषा को सीखने में समय लगेगा और थोड़े से समय में भाषा का ज्ञान असंभव है। ये भी बिल्कुल सही है कि थोड़े से समय में हम दूसरे देश की भाषा नहीं सीख सकते और विदेशी हमारी भाषा को थोड़े से समय में नहीं सीख सकते हैं। तो विदेशी पर्यटक भारत में आने पर ताजमहल देख सकता है, किंतु ताजमहल के मर्म को वह अनुवाद के माध्यम से ही समझ सकता है। यानी कि जो पर्यटक, जो विदेशी पर्यटक आया, वो ताजमहल को दूर से तो देख सकता है या पास में से भी जाकर के देख सकता है, लेकिन ये ताजमहल क्यों बनवाया, इसकी क्या महत्ता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जो वहां मतलब जो विदेशी सैलानी आया है, विदेशी जो पर्यटक आया है, उसको अनुवाद के माध्यम से ही ताजमहल के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसी तरह से इस स्थिति में केवल अनुवाद ही हमें यात्रा का पूरा ज्ञान और आनंद दिला सकता है। यानी कि हम कहीं भी यात्रा करने जाए, हम चाहे विदेशों में जाए, चाहे विदेशी पर्यटक हमारे देश में आए, वो अनुवाद के माध्यम से ही यहाँ की जानकारी ले सकते हैं, यहाँ के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह से छात्रों, पर्यटन के क्षेत्र में तो है, लेकिन जो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता है। ये आगे लिखते हैं कि दो देशों के सांस्कृतिक संबंध मधुर बनाने के लिए अनुवाद का योगदान महत्वपूर्ण है। विश्व की संस्कृतियां महान हैं, उन महान संस्कृतियों का ज्ञान अनुवाद से ही संभव है। यानी कि हमें हमारी संस्कृति के बारे में अगर दूसरा देश जानना चाहता है
तो उसको अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। और हम दूसरे जो देश है वहाँ की संस्कृतियों की जानकारी लेना चाहें, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहे, तो भी हमें अनुवाद की ही आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता रही है। और इतना ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता रही है। और यहां सबसे ज्यादा ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा साहित्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहां पर अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा रही है। अनुवाद का सर्वाधिक उर्वर क्षेत्र साहित्य का क्षेत्र है। और हम यहाँ छात्रों आपको यह भी बता दें कि अनुवाद करना सबसे कठिन, अनुवाद का जो कर्म है वो वैसे भी कठिन होता है, लेकिन और भी कठिनता हमें आती है साहित्य का अनुवाद। सामान्य बातचीत का अनुवाद करने में इतनी कठिनाई नहीं होती है, किसी के वक्तव्य का अनुवाद करने में इतनी कठिनाई नहीं होती है जितना कि साहित्य का अनुवाद करने में कठिनाई होती है, क्योंकि साहित्य का संबंध भावना से है। तो यहां पर शब्द परक अनुवाद नहीं, भाव परक अनुवाद की आवश्यकता होती है। साहित्यकार कौन सी शब्दावली में, कौन सी भाषा में क्या बात कह जाता है, तो उसका जब तक हम उस साहित्य का भाव नहीं समझेंगे हम अनुवाद नहीं कर सकते। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का सर्वाधिक उर्वर क्षेत्र साहित्य का क्षेत्र है। प्रत्येक युग का साहित्य पढ़कर हम तत्कालीन परिस्थितियों से परिचित होते हैं। मतलब यही नहीं, हमारा साहित्य, अपने देश का साहित्य भी हम जब पढ़ते हैं तो उस समय की परिस्थितियों का ज्ञान हमें होता है। अब साहित्य प्रादेशिक भाषाओं में भी लिखा जा रहा है, हिंदी भाषा में भी लिखा जा रहा है, दूसरी अन्य भाषाओं में भी लिखा जा रहा है। तो कई बार हमारे देश में भी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता महसूस होती है। भारतीय समृद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, उसका ज्ञान संस्कृत ज्ञान से संभव है, अन्यथा अन्य भाषाओं में अनुवाद से संभव है। और यही नहीं, यहां पर डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ प्रयोजनमूलक हिंदी में यहां तक लिखते हैं कि इसी प्रकार हमारा साहित्य विश्व स्तर पर तभी पहुंच सकता है जब वह अनुदित रूप में उपलब्ध हो। विश्व स्तर पर हमारा साहित्य तभी पहुंच सकता है जब वो विश्व की दूसरी भाषाओं में भी उसका अनुवाद हो चुका। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, छात्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि यदि अंग्रेजी में अनुदित नहीं होती तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाता। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि यदि अंग्रेजी में अनुदित नहीं होती तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाता। यानी कि कहने का मतलब यह है कि साहित्य के क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता रही है। साहित्य के क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि साहित्य के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता, मतलब अनुवाद की आवश्यकता साहित्य के क्षेत्र में, मौखिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पता नहीं अनेकों क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता रही है। तो इस तरह से, लेकिन अब हमको यह भी देखना है कि अनुवाद को जो विद्वानों ने परिभाषित किया है वो किस प्रकार परिभाषित किया है। छात्रों, पाश्चात्य विद्वानों ने भी अनुवाद को परिभाषित किया है और भारतीय विद्वानों ने भी अनुवाद को परिभाषित किया है।
वैसे अनुवाद के लिए ये कहा जाता है कि अनुवाद वह एकमात्र वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी देश की साहित्य, उसकी संस्कृति, चिंतन तथा उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने पिछली कक्षा में भी ये बात बताई थी आपको। डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू अनुवाद का नया चेहरा पुस्तक में लिखते हैं कि अनुवाद वह एकमात्र वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी देश की साहित्य, उसकी संस्कृति, चिंतन तथा उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह अनुवाद विविधता में एकता का स्वरूप भी बनता है। ये आगे लिखते हैं कि अनुवाद आज भले ही विचार संप्रेषण का एक जरिया है, परंतु भाषाई स्तर पर इसका कैनवास इतना विश्वव्यापी है कि आज यह विषय तथा शिल्प के अनेक प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अनुवाद का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापकता लिए हुए है, आज और अधिक व्यापक होता हुआ हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि और मैं आपको ये भी कह रहा था कि अनुवाद का जो क्षेत्र तो व्यापक है, अनुवाद के लिए मैंने ये कहा था कि जो अनुवाद की जो परिभाषाएं है, जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने भी दी है और भारतीय विद्वान है उन्होंने भी दी है। अगर देखें तो मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार वो अनुवाद को किस तरह से परिभाषित करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसके पहले श्रोताओं पर पड़ा हो। बहुत बड़ी बात है कि अनुवाद का जो प्रभाव है वो खत्म नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो मूल भाषा में जो उसकी जो स्रोत भाषा है उस पर जितना उसका प्रभाव पड़ा है, स्रोत भाषा के जो श्रोता है, पाठक है, उन पर जितना प्रभाव पड़ा है, लक्ष्य भाषा में भी उसका उतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए। ये मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार कहा है। उन्होंने कहा है कि अनुवाद ऐसा होना चाहिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में जब अनुवाद होता है तो ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसके पहले श्रोताओं पर पड़ा होगा। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि जब एक भाषा में कोई बात कही जा रही है और वही बात अनुदित होकर के दूसरी भाषा में कही जाती है, तो जो मूल भाषा में जो बात कही जा रही है वो जितना प्रभाव वहां के श्रोताओं पर डाल रही है, लक्ष्य भाषा में भी वो उतना ही प्रभाव डाले तो सही मायने में वो अनुवाद कहला सकता है या अनुवाद कहलाता है। विल हेल्म के अनुसार अनुवाद एक असंभव काम को निष्पन्न करने का प्रयत्न मात्र है। ये बहुत बड़ी बात है छात्रों की। एक आप ये मानिए कि ये असंभव काम है, क्योंकि अनुवाद तभी हो सकता है जब अनुवादक दोनों भाषाओं पर पूरा अधिकार रखता हो, दोनों भाषाओं का जानकार हो, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों को पूरी तरह से जानता हो, समझता हो, तो वह सही मायने में अनुवाद कर सकता है। इसलिए यह काम बहुत कठिन काम है। यहां पर विल हेल्म ने कहा है कि यह असंभव काम को निष्पन्न करने का प्रयत्न मात्र है, इसलिए ये बहुत कठिन काम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी अनुवाद, जैसे पहला मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का
उसके पहले श्रोताओं पर पड़ा होगा, यानी कि उसका प्रभाव भी नष्ट नहीं होना चाहिए। और यहां पर विलहेल्म क्या कहते हैं कि ये असंभव काम को निष्पन्न करने का प्रयत्न मात्र है। तो ये दोनों परिभाषाएं जो कह रही है वो ये कह रही है कि कठिन कार्य है, और जो अनुवादक है उसको दोनों भाषाओं पर पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरी तरह से उसका जानकार होना चाहिए, तभी ये कार्य संभव हो सकता है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम अनुवाद की जो दूसरे विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उन पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।